नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी बज़ इंडिया। वेलकम टू मनी बज़ इंडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। 2 वीक से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि मार्केट्स में देखने के लिए अभी बियरिशनेस मिल रही थी और कोई भी स्टॉक हमारे चार्ट ऑफ द वीक के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है 2 वीक से। और यदि चार्ट्स आ भी रहे हैं स्कैनर में तो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ नहीं हैं जिनको हम रिकमेंड कर सकें या अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दे सकें। तो अभी यदि हम डाउ जोन्स की बात करें तो कंटिन्यू वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि हमारी मार्केट थोड़े रिकवर हुए, वहाँ पे इस तरीके की कोई भी रिकवरी हमें देखने के लिए नहीं मिली है। चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, दोनों इंडाइसेस अभी रेड निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है और हम अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, शांत रहने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। यदि आप अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देंगे डर के जो टूट रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आने वाले समय में जब तेज़ी देखने के लिए मिलेगी तो वो आपसे मिस हो जाएगी। और यदि आप अभी ब्रेकआउट पे स्टॉक लेंगे तो ब्रेकआउट पे जो आ रहे हैं या जो तेज़ी दिखा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जब मार्केट में दोबारा से सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा तो फिर से वो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आते हुए मिलेंगे, जबकि और स्टॉक जो ऑलरेडी गिर चुके हैं वो वहाँ पे बॉटम आउट कर चुके होंगे। तो आज जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो दूसरी स्ट्रेटेजी से डिस्कस करेंगे, यानी कि हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो बॉटम पे सपोर्ट ले रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए एक डेटा मैंने डाउनलोड करा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डेटा है FII और DII की सेलिंग और बाइंग का। तो मंथ वाइज डेटा है हमारे पास में। हम देख सकते हैं कि कब कब FII ने बाय करा है और कब कब DII ने सेल करा है। तो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं अब इंडिया की मार्केट आउट परफॉर्म करने वाली है और इंडिया में बहुत तेज़ी देखने के लिए मिलेगी और बाहर की मार्केट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि आप देखिए डेटा, ये डेटा 2007 से 2022 अक्टूबर अब तक का है। ये जो भी अभी चल रहा है टाइम देख सकते हैं, सितंबर 22 तक का डेटा है। और यदि आप इसमें FII और DII का विनिंग रेट देखेंगे तो FII हमेशा एक कदम आगे रहे हैं। यानी कि हमने ये देखा है कि जब जब मार्केट में FII ने सेलिंग करी है तो निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न दिया है, और जब जब FII ने बाइंग करी है तो निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमने ये भी निकालने की कोशिश करी कि क्या ऐसे कोई महीने थे जहाँ पे FII ने बाइंग करी और मार्केट नीचे चली गई हो, क्या ऐसे कोई महीने थे जहाँ पे FII ने सेलिंग करी हो और मार्केट फिर भी ऊपर चली गई हो। तो देखिए यदि FII का विनिंग रेट देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा है। 186 मंथ का डेटा है ये, जिसमें से केवल 55 मंथ उन्होंने लॉस करा है और 131 मंथ वो विन कर पाए। यानी कि उन्होंने बाइंग करी है तो बाजार बाइंग की तरफ भागा है, और यदि सेलिंग करी है तो सेलिंग की तरफ भागा है। तो ये डेटा हमें दिखाता है कि अभी तक के सालों में 2007 से 2022 तक 30% ही वो गलत हुए हैं, यानी कि उनका विनिंग रेट 70% के आसपास है। तो ये नहीं कह सकते हम कि आने वाले वीक में यदि सेलिंग बाहर के बाज़ारों में देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है कि DII की वजह से 1-2 दिन का बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिले, जैसा कि फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिला है। लेकिन चीज़ें जब तक रोल आउट नहीं होंगी, मार्केट जब तक नए हाइज नहीं लगाएगी, जब तक कि बाहर के बाज़ार बॉटम आउट नहीं हो जाते। ऑल्दो अब हमारे पास कुशन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक्टिविटी में देखा है कि DII जो पहले 50%, 30%, 20% ही बाय कर पाते थे उनकी सेलिंग का, अब वो 90%, 70% तक बाय कर पा रहे हैं। यानी कि जितना माल वो बेच रहे हैं उसका 90% तक वो बाय कर लेते हैं DII म्यूचुअल फंड के इनफ्लो की वजह से, क्योंकि सारा पैसा रोटेट होके मार्केट में जा रहा है। आपको पता होगा NPS का पैसा भी है और सभी तरीके का पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है। SIP भी जो हमारी चल रही है, तो हमें SIP को कंटिन्यू रखना है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हमें वेट करना है। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो ब्लू चिप रहेंगे, जिससे कि हमें आने वाले समय में डाउनफॉल देखने के लिए ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में ना मिले। देखिए यदि आप सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में लास्ट का 7 दिनों तक लगातार यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इस गैप जोन को पूरा पार नहीं कर देते, यानी कि 39,500 के ऊपर नहीं निकल जाते, तो नई तेज़ी देखने के लिए मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक बाहर के बाज़ार बॉटम आउट नहीं हो जाते। यदि निफ्टी की बात करें हम, तो निफ्टी में एक 16,750 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, जब पहले मार्केट नीचे आया था और ऊपर जा रहा था, कि यहाँ पे बाज़ार सपोर्ट ले रहा था। ऑल्दो मार्केट का अभी तक यदि हम देखें जो बुलिश फ्लैग पैटर्न निफ्टी में बन रहा है वो इंटेक्टेड है,
और नीचे से सपोर्ट लेकर के बाजार इस वीक भी वापस आया है। तो आने वाले वीक्स में हमें देखना होगा क्या 16,750 हम नीचे में होल्ड कर पाते हैं या उसको ब्रेक करते हैं। यदि हम वापस 16,750 की तरफ ड्रैग करते हैं अपने को, तो हम नीचे में फिर 16,000 या उससे नीचे तक के लेवल भी देख सकते हैं। 15,800 के आसपास फाइनल सपोर्ट रहेगा, जहां पे हमें फुल फ्लैश बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये है आउटलुक मार्केट का। अभी मार्केट में आने वाले 1-2 दिन में आपको थोड़ा बहुत तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है जब तक कि बाहर के बाजार संभल नहीं जाते। इंडिया विक्स की हालत देखें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है फ्राइडे के सेशन की वजह से। आप देख सकते हैं डेली के चार्ट में जाके देखिए, कंटिन्यूस में अपसाइड चल रही थी जब मार्केट नीचे जा रही थी और 22 के लेवल लगाया आया था। अभी फ्राइडे थर्सडे में थोड़ा सा कूल ऑफ ये हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स की, और स्टॉक्स में हम चलते हैं मंथली के चार्ट पर। तो देखिए इंसेक्टिसाइड इंडिया ये एक बढ़िया स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और यदि हम फ्राइडे के सेशन की इसकी बात करें, इस वीक की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ से टॉप से टूटा है ब्रेकआउट देने के बाद में। इसका यदि ब्रेकआउट का लेवल देखेंगे आप लोग तो देख सकते हैं कि इसमें एक ब्रेकआउट आया था 650 के लेवल पे। 650 के लेवल से स्टॉक ऊपर गया, 750 रुपये तक लगा के आया, और फिर नीचे में ये डेली के चार्ट से आप देख लीजिए, इसमें आपको पता चलेगा कि नीचे में यहाँ तक आ गया था। फिर स्प्लिट हुआ ये शेयर, और स्प्लिट होने के बाद से फिर से ऊपर अभी आकर के 718 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। यदि आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको एक्टिविटी पता चलेगी कि ऊपर ये गैप अप खुला था यहाँ पे, और गैप अप होने के बाद में यहाँ से वहीं कंसोलिडेट होकर बंद हुआ है। तो ये एक चार्ट है जो आने वाले वीक्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है। यहाँ पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये चार्ट ऑफ द वीक नहीं है ऑल्दो ये, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे भी गया है, ऊपर भी आया दोबारा से, और अपने को स्टेबल कर रहा है यहाँ पे। तो इंसेक्टिसाइड इंडिया के हमने पहले भी फाइनेंशियल के ऊपर बात करी है। इंसेक्टिसाइड इंडिया को आप देख सकते हैं 2200 करोड़ रुपए की कंपनी है, और 16% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 12% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये इस तरीके के फाइनेंशियल इसके कंटिन्यू ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रही है, और इंटरेस्ट का बर्डन भी यहाँ पे हमने देखा था कि बोरोइंग वगैरह काफ़ी कम रह गई हैं। तो ये कंपनी है जो आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। दूसरा स्टॉक जो हमने ऑलरेडी रिकमेंड करा है और बहुत अच्छी वेल्थ इसने जनरेट करी है हमारे पोर्टफोलियो के लिए, वो है TCPL पैकिंग। TCPL पैकिंग इस तरीके की कंपनी है जो सभी तरीके की इंडस्ट्री को पैकिंग मटेरियल सप्लाई कर रही है, और काफ़ी अच्छा काम अपनी इंडस्ट्री में कर रही है। तो यदि हम इस स्टॉक की बात करें तो ये 650-600 रुपये के आसपास हम लोगों ने अपने चैनल पर इसका वीडियो अपलोड करा था, सभी को बताया भी था, और हमने अपने पोर्टफोलियो में भी इसको लिया था। तो TCPL पैकिंग 650 से अभी क्या है 1400-1500 रुपये तक के टारगेट लगाया है। जो हमारे टारगेट थे वो ऑलरेडी मीट आउट हो चुके हैं, लेकिन TCPL पैकिंग को फिर भी हम देखना चाहते हैं क्योंकि कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो यदि TCPL पैकिंग में आप री एंट्री इनिशिएट करना चाहते हैं, जो आपने बुक करी है क्वांटिटी यहाँ पे 1400 रुपये के आसपास हमने बुक करा 1450, तो यहाँ पे आप दोबारा से इसको एक बार टारगेट कर सकते हैं। यदि हम देखें तो TCPL पैकिंग में एक बहुत ही शानदार मूव फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक 6-7 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है इस जोन में, जो कि जोन 1070 से 1170 के आसपास का है, और इसका ब्रेकआउट कहें या अब इस रेंज के बाहर निकलता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है ऑल्दो। तो आप यहाँ पे भी अब एक छोटी क्वांटिटी के साथ में 1070 के स्टॉप लॉस से 100 रुपये के स्टॉप लॉस से दोबारा से आप टारगेट कर सकते हैं। कंपनी जैसा कि बढ़िया कर रही है, आप देख सकते हैं TCPL पैकिंग। आप कंपनी की वेबसाइट पे भी जा के देख सकते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है, कौन इनके कस्टमर्स हैं। 1000 करोड़ के रुपए की कंपनी है ये, और 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए के आसपास अब इनका रिवेन्यू पहुँच चुका है, और ये 100, 150, 200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 66 करोड़ रुपए के आसपास है। इंटरेस्ट का बर्डन 33-36 करोड़ रुपए चल रहा है अभी। बोरिंग आप देखेंगे तो 300-400 करोड़ रुपए के आसपास की बोरिंग बैलेंस शीट पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ स्टॉक है, 55% के आसपास प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। FIA का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इस काउंटर में, और DII जो म्यूचुअल फंड ने खरीदा था वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे यदि रिटेलर्स दोबारा से एक्टिव होते हैं तो आपको एक तेज़ी दोबारा से देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में रिकमेंड करा हुआ स्टॉक है और हमारी पोजीशन अभी भी उसमें बनी हुई है, अपार इंडस्ट्री। यदि इसको हम देखें तो इसका ब्रेकआउट का लेवल था 850।
850 से ये स्टॉक 1400 रुपये के लेवल लगा चुका है ऑलरेडी। यदि आपने डर के इसमें पोजीशन काट दी है तो उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक दोबारा से भागने के लिए तैयार है। जिसने भी यहाँ पे पोजीशन काटी हैं, अब ये दोबारा से देखिए स्टॉक ने जिस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनाया है, अब ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो ये ऑलरेडी 1600-1700 रुपये के लेवल यहाँ से आने वाले समय में आपको दिखा देगा। और टारगेट ये आपको 1500 रुपये के आसपास का जो हमारा टारगेट था पूरा करता हुआ दिखेगा। तो यदि आपने यहाँ पे मिस करा इसको, आप दोबारा से इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब जो स्टॉक हम नीचे बॉटम पे देखना चाह रहे हैं, यानी कि बॉटम से हम जिनको ले सकते हैं, वो है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब एक लार्ज कैप कंपनी है, बढ़िया। यहाँ पे मंथली का चार्ट देखेंगे तो बुलिश फ्लैग यहाँ पे बना हुआ है और ब्रेकआउट आने का सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आए और कब स्टॉक नई तेज़ी दिखाए। तो अब ब्रेकआउट लेवल के आसपास किस तरीके की एक्टिविटी लास्ट वीक देखने के लिए मिली है, तो यदि आप देखेंगे टॉप पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यदि आने वाले वीक में ये पॉलीकैब 2620 या उसके ऊपर के लेवल यहाँ से दिखाता है तो स्टॉक फिर हो सकता है 2800 और फिर 3000 के लेवल तक चला जाए। तो यहाँ पे यदि आप रेंज का एक यहाँ से टूल यूज़ करें, प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज का टूल यूज़ करके आप देख सकते हैं कि इस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। 2100 रुपये के लेवल नीचे में और 2700 रुपये के लेवल ऊपर में। अभी जो लास्ट वीक में यहाँ से देखिए जब ये इस तरीके का कैंडल फॉर्म हुआ था तो यहाँ से फिर हमने 2400 से 2600 2700 रुपये तक की तेज़ी देखी थी। इस तरीके का ही कैंडल एक बार और फॉर्म होते हुए हमने यहाँ पे देखा है। तो पॉलीकैब हो सकता है कि आने वाले वीक में आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से देता हुआ दिखे। यदि मार्केट के बिहेवियर के साथ आप पॉलीकैब के बिहेवियर को, स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था पिछले वीक्स में और यहाँ पे पॉलीकैब में कोई भी उस तरीके की वीकनेस देखने के लिए नहीं मिली है। यदि देखेंगे निफ्टी का चार्ट तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में 3 वीक से लगातार गिर रहा है। और यदि आप पॉलीकैब को देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव एनालिसिस करके तो आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब में उस तरीके की कोई वीकनेस यहाँ पे देखने के लिए हमें नहीं मिल रही है। एक और बार और कैंडल ये यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। तो हम वेट करेंगे इसमें कि यदि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 2636 रुपये के लेवल के ऊपर और क्लोजिंग देता है डेली के चार्ट में, तो इसको फिर से लॉन्ग करा जा सकता है और एक लंबे टारगेट के लिए पॉलीकैब को होल्ड करा जा सकता है। छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अभी, जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो जाता किसी भी स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी हम नहीं लेंगे। दूसरा स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है वो है सन फार्मा। सन फार्मा में आप देख सकते हैं मंथली चार्ट के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है 900 से लेकर 800 के रुपये के बीच में, और ये कंसोलिडेशन का टाइम भी काफ़ी हो चुका है। यहाँ पे 8-10 महीने हो चुके हैं जहाँ पे कंसोलिडेशन चलते हुए, और अब कंसोलिडेशन के ऊपर स्टॉक यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट अब की बार जो है आपको ये सन फार्मा को 1100-1200 रुपये तक के लेवल पे ले जाए। यदि हम वीकली का चार्ट यहाँ पे सन फार्मा में देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जो इस रेंज को तोड़ते हुए दिख रही है। तो 8-9 महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखेगा आपको। यदि स्टॉक देखें तो यहाँ पे इस रेंज में यहाँ से फंसा हुआ है अक्टूबर 21 से, और अब अक्टूबर 22 में यहाँ पे इस लेवल को तोड़ते हुए दिखेगा आपको। यदि यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम सन फार्मा में भी ऑप्शन के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू या थोड़ी बहुत इक्विटी के थ्रू जो भी आप पोजीशन लेना चाहें वहाँ पे ले सकते हैं। एक और स्टॉक रिलायंस में भी नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है। यदि रिलायंस में क्या देखा है, रिलायंस के चार्ट में हमने, यदि आप वीकली का चार्ट रिलायंस का कभी लगाएं और इस पर RSI 40-60 के जोन में डालें तो आप देखेंगे कि वीकली RSI बहुत ही कम रिलायंस में कभी नीचे 40 की तरफ भागा है। तो 40 से नीचे जो गया है वो कोविड के लेवल में गया है, और यदि आप पीछे कहीं देखेंगे तो 40 के नीचे कभी भी रिलायंस में RSI जाता नहीं है। बहुत ही कम केस हैं यहाँ पे कभी देखने के लिए आपको। 2015 के आसपास यहाँ पे एक बार RSI गया था, उसके बाद से कभी भी रिलायंस ने 40 के नीचे वीकली बेसिस पर RSI को क्लोज नहीं करा है। तो इस बार भी रिलायंस ने सपोर्ट पे जिस तरीके का कैंडल फॉर्म करा है, रिलायंस आने वाले वीक में यहाँ से आपको कंसोलिडेट होके ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो आप 1-2%, 5% जो भी अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट करना चाहें इसमें काउंटर में कर सकते हैं। जैसे कि 5G सर्विसेज भी लॉन्च हुई हैं, तो एयरटेल को यदि हम देखेंगे एयरटेल के चार्ट को तो वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है एयरटेल में। देखिए एयरटेल के चार्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिला है पिछले 2 वीक्स में। 2 मंथ में हम देखें तो 682 से एयरटेल 800 रुपये आ चुका है, जबकि रिलायंस में अभी उस तरीके की तेज़ी देखने के लिए नहीं मिली है।
क्योंकि और भी बहुत सारे बिजनेस हैं रिलायंस में और उनका इफेक्ट भी यहाँ पे आ रहा है कंबाइंड। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये 5G की वजह से भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए दिखें और रिलायंस यहाँ से एक अच्छी बैट हो सकता है। यदि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिलायंस सन फार्मा को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ सेम पैटर्न पे देखिए, सपोर्ट के आसपास जिस तरीके की कैंडल फॉर्म हो रही है, एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। 3920 के स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, काफ़ी समय से ट्राई कर रहा है नीचे जाने की, लेकिन बार बार बायर यहाँ पे उसको ऊपर लेकर के आ रहा है। यदि हम स्टॉक की हिस्ट्री देखें मंथली के चार्ट पे, तो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे जनरेट करके दिया है और एक अच्छा काउंटर है। आप देख सकते हैं कि 2008 से 470 रुपये के लेवल से स्टॉक धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पे 4800 के आसपास आया। कोरोना में 3500 रुपये लगाया और फिर 3500 वाला स्टॉक 7000 रुपये टच करके आ चुका है। अभी 4000 के आसपास पड़ा है काफ़ी महीने से और यहाँ पे एक सपोर्ट इस यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 3-6-7 महीने हो गए हैं इस रेंज में कंसोलिडेट होते हुए और इस सपोर्ट को काम करते हुए। 7 महीने में मार्केट ने बहुत सारे मूवमेंट दिए होंगे, लेकिन इस स्टॉक में ऊपर में 4400 रुपये और नीचे में 3950 रुपये का लेवल नहीं कटा है। और अब स्टॉक इस तरीके के फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि इससे नीचे मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो आप इसमें भी कुछ क्वांटिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एक ब्लू चिप कंपनी है, आप इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थे ब्लू चिप स्टॉक, 3 ब्लू चिप स्टॉक जो बॉटम पे सपोर्ट ले रहे हैं, प्रॉक्टर गैम्बल हेल्थ, रिलायंस और सन फार्मा। एक और है पॉलीगैम। जो ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टॉक, उसमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो हम इस पर उतने बुलिश नहीं हैं। ऑल्दो चार्ट यदि आप देखेंगे तो एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मंथली का मैं चार्ट लगा देता हूँ। लेकिन अभी इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, जैसा कि बाज़ार में चल रहा है, कोचिन शिपयार्ड मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा बहुत ऊपर और जाता है और फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे 460-470 के आसपास रेजिस्टेंस खाता है और बाज़ार में एक सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से आपको नीचे आते हुआ मिलेगा। तो इस तरीके के काउंटर में क्या है, आपको 10-20% का डाउनफॉल एकदम से देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए ही हम इस तरीके के स्टॉक्स को अभी अवॉइड कर रहे हैं। यदि आप देखना चाहें तो एज ए चार्ट कोचिन शिपयार्ड काफ़ी बुलिश लग रहा है यहाँ से, लेकिन आने वाले वीक में यदि मार्केट में मंदी की पोजीशन बनती है या मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से फिर से आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है काफ़ी तेज़ी के साथ में। यदि ये सपोर्ट के आसपास आता है तो ऑल्दो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल है वो लेवल है 410 के आसपास। तो यदि 30 रुपये 40 रुपये गिरता है तो यहाँ पे फिर आप एक बार इसको एंट्री कर सकते हैं। यदि हम बात करें मिड कैप काउंटर्स में, तो मिड कैप में ऑलरेडी हमने इंसेक्टिसाइड, TCPL, अपार इंडस्ट्री डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो हमारी कैनस्लिम मॉडल लिस्ट को पूरा कर रहा है। कैनस्लिम के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी वीडियो डाले हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे moneybuzzindia.com पर, तो वहाँ पे आपको एक कॉर्नर मिलेगा, लर्निंग कॉर्नर में आप कैनस्लिम मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये मॉडल क्या है और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में पढ़ पाएंगे कि कितने साल पुराना ये मॉडल है, किसने डेवलप करा था, ये क्या क्या इसमें होता है। यदि आप ट्रेडिंग टूल में जाएंगे तो इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो भी आप देख पाएंगे। ट्रेडिंग टूल्स में जा कर के आपको कैनस्लिम मॉडल का एक स्कैनर मिलेगा, कैनस्लिम स्टॉक स्कैन। तो यहाँ से यदि आप क्लिक करेंगे तो मनीबज़ इंडिया का ये स्कैन स्क्रीनर पे बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। तो इन सभी चार्टों को आप देखिएगा एक बार खोल के ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सभी चार्ट एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हुए आए हैं। इसलिए इनके, क्योंकि ये सभी पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं, जिनकी EPS ग्रोथ, एवरेज अर्निंग, करंट प्राइस, ये सभी पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं और इनके चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और एक काफ़ी लंबा वेल्थ इन्होंने एक लॉन्ग टर्म पीरियड में क्रिएट किया है। तो इसी वॉच लिस्ट में से एक स्टॉक जो आज निकल कर के आया है वो है LG बालकृष्णा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, देखिए हमने इसको ऐड भी करा है और ये है चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। LG बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, LG बालकृष्णा एंड ब्रदर्स करके कंपनी का नाम है। आप देख सकते हैं कंपनी क्या करती है। यदि आप इस काउंटर में भी देखेंगे तो एक बढ़िया वेल्थ यहाँ पे क्रिएट हुआ है 2013 से। 80-82 रुपये का स्टॉक, 300 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 650 से नीचे फिर 200 मई में आप देख सकते हैं। और अब एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देने के बाद में अब ये स्टॉक चलने के लिए राजी है। तो यदि आप इसमें वीकली का चार्ट लगाएंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि स्टॉक नीचे आया
इसे भी हम वॉच कर रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि ये कैन स्लिम मॉडल में था हमारे, और ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका था कि नीचे आया और नीचे से किस तरह से रिएक्ट करता है ये स्टॉक। तो इसका ब्रेकआउट का लेवल था 700 रुपये और अभी स्टॉक चल रहा है 766 रुपये। इतने डाउनफॉल के बाद भी स्टॉक जो है पिछले वीक नीचे आया था, इस वीक भी नीचे आया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिया स्टॉक ने और 766 रुपये के लेवल पर अब जा करके टिक गया है। तो आप देख सकते हैं 3-4 दिन से किस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे काउंटर में देखने के लिए मिल रही है। और डिविडेंड भी 15 रुपये अभी एक्स डिविडेंड 17 अगस्त को हुआ ही है। तो LG बालकृष्णा इंडस्ट्री हमें लगता है कि एक पोर्टफोलियो में जगह देने वाला स्टॉक हो सकता है आने वाले समय के लिए। फर्दर रिसर्च के लिए आप LG बालकृष्णा को यहाँ पे स्क्रीनर पर जाकर के इसके फाइनेंशियल देख सकते हैं। 2400 करोड़ रुपए की कंपनी है ये, 22% के आसपास प्रॉफिट कमाती है। 2400 करोड़ रुपए में आपको अब देखिए जो कंपनी 2400 करोड़ रुपए की यहाँ पर भी थी, आप देख सकते हैं कि इसी के आसपास के वैल्यूएशन होंगे 2018 में। 2018 में उस कंपनी का रिवेन्यू 1400 करोड़ था और अब लगभग 2300 करोड़ रुपए रिवेन्यू है। प्रॉफिट यहाँ से लगभग डबल ट्रिपल हो चुके हैं। यदि आप इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट बिल्कुल मिनिमम है इस बैलेंस शीट के हिसाब से, और EPS कंटिन्यू ग्रो हो रही है। कैन स्लिम मॉडल को बीट सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है ये स्टॉक। रिजर्व सरप्लस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग कम हो रही है कंपनी की, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। देखिए किसी भी बिजनेस को वैल्यू करने का या देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि आदमी के पास पैसा आ रहा है तो सबसे पहले वो बोरोइंग्स को उतारेगा और नए एक्सपेंशन भी करता रहेगा। तो यदि आप देखते हैं कंपनी एक्सपेंड कर रही है लेकिन बोरोइंग बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बबल हो सकता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या बोरोइंग कंपनी ने कम करी है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे 220 करोड़ रुपए तक जो बोरोइंग चली गई थी वो 8400 करोड़ रुपए की रेंज में अब आ चुकी है। और फिक्स्ड एसेट में कंपनी लगातार पैसा डाल रही है, 500-550 करोड़ रुपए के फिक्स्ड एसेट हो चुके हैं। ये डेप्रिसिएशन की वजह से आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। कैपेक्स कंपनी कर रही है, और यदि आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में यहाँ पे 10% के आसपास शेयर घटते हुए आपको दिखेगा। ये एक एंटीथीसिस पॉइंटर है इस स्टॉक का, LG बालकृष्णा। बाकी सब ठीक है। एक प्रमोटर शेयर होल्डिंग 10% ज़रूर कम हुई है। अब वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कहाँ शिफ्ट हुई है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग किसने खरीदी है। तो ये जो स्टेक बेचा गया है प्रमोटर द्वारा 8% के आसपास, ये आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा FII की तरफ। और FII का हमने ऑलरेडी देखा है कि जिस भी स्टॉक में या जिस तरीके की पोजीशन वो बनाते हैं तो आने वाले समय में वो काफ़ी बेनिफिशियल उनके लिए रहती है, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में बनाते हैं। तो आप देखेंगे 48% से 34% हो गई है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, और ये स्टेक जो बढ़ा है 10% तो FII की तरफ गया है और 10% पब्लिक की तरफ गया है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में से 6% के आसपास कम करी है। तो आप देख सकते हैं कि FII 10% के आसपास आए हैं, इसमें 10-12% पब्लिक ने स्टेक बढ़ाया और प्रमोटर ने 12-14% अपना स्टेक कम करा है। तो ये है LG बालकृष्णा एंड ब्रदर्स करके जो कंपनी है, ये है चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। इसके बारे में आप फर्दर रिसर्च करने के लिए LG बालकृष्णा एंड ब्रदर्स स्टील वायरिंग कंपनी के नाम से आ जाएगी ये वेबसाइट। आप इसमें जा कर के देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है। ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी हमें लग रही है जो यहाँ से आने वाले 4-5 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।